हाय फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड जो चैप्टर है द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई है और हम फर्स्ट पेपर पोएट्री एंड ड्रामा कर रहे हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है लिखा हुआ द सॉलिटरी रीपर। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे और पॉइंट्स के बाद में उन पॉइंट्स की डिटेल हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, the occasion of writing this poem, the theme of the poem, compare the song of the girl, the theme of the reaper's song, feeling of universality, style of the poem। ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट में लिखा हुआ है कि वर्ड्सवर्थ फुल नेम, वर्ड्सवर्थ का जो पूरा नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ था। ही वॉज बॉर्न इन 1770, 1770 में इनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 1850 और 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। जब वो 80 साल के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ही इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के सबसे महानतम पोइट्स में से एक महान पोइट है। ग्रेटेस्ट नेचर पोइट है और नेचुरल कविताओं के ऊपर इन्होंने लिखा है, प्रकृति के ऊपर उन्होंने लिखा है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था एट द एज ऑफ 8 ईयर, जब ये 8 साल के थे तब इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। और 13 साल मतलब 13 साल की उम्र में, 8 साल और 13 साल की उम्र में माता और पिता में से दोनों 8, कोई 8 ईयर का था तब ख़त्म हो गए, कोई 13 साल का था तब ये ख़त्म हो गए। तो 8 एंड 13 ईयर्स के जब ये थे, 8 या 13 साल के जब तक ये थे तब ये ऑर्फन हो चुके थे, मतलब ये अनाथ हो चुके थे। और अनाथ पोइट, ये जो ऑर्फन पोइट है अपना, वॉज ब्रॉट अप, इनका लालन पालन किया गया, इनको शिक्षित किया गया बाय हिज अंकल, इनके चाचा के द्वारा। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, इन्होंने अपना अधिकतर जीवन इन द लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया। लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना अधिकतर समय बिताया। एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, और नेचुरल सराउंडिंग्स के आसपास, मतलब नेचुरल प्राकृतिकता के नज़दीक इन्होंने, प्रकृति के नज़दीक इन्होंने अपना समय वहाँ पर व्यतीत किया। ही इज़ नॉन एज ए लेक पोइट, ये लेक पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है ही वॉज ग्रेटली थ्रिल्ड, ये बहुत ज़्यादा खुश हुए थे बाय द क्राई ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कोई इनका लेक, मतलब लेक इनका लेक नहीं था, मतलब ये इस पोइम से या इस वर्क से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि ही वॉज ग्रेटली थ्रिल्ड, ये बहुत ज़्यादा रोमांचित, बहुत ज़्यादा खुश हुए द क्राई ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी से, राइज्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, जो फ्रांस की क्रांति, मतलब फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा इसको राइज किया गया था, इसको उठाया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम, जो हम पोइम पढ़ रहे हैं द सॉलिटरी रीपर, इसका इंट्रोडक्शन कैसे है। इन 1803 1803 में वर्ड्सवर्थ हैड ए टूर, वर्ड्सवर्थ ने एक टूर किया था। हैड ए टूर का मतलब इन्होंने एक टूर किया था, एक भ्रमण किया था ऑफ हाईलैंड। हाईलैंड मतलब एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने ये घूमने गए थे। ही वॉज ए नेचर लवर, आपको पता है ये कि नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी है। ही वॉज फैसिनेटेड, ये आकर्षित हुए, प्रभावित हुए बाय द सीनेरी, उस सीनेरी मतलब उस दृश्य से, एंड इनोसेंट पीपल ऑफ द एरिया, और उस एरिया के जो भोले भाले लोग थे उनसे ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। ही वॉज कंपोज्ड दिस पोइम इन 1805, इन्होंने ये पोइम 1805 में कंपोज की थी। 1803 में ये घूमने गए थे और 1805 में इन्होंने ये पोइम कंपोज की थी। इट वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुई थी इन 1807 और 1807 में इसको पब्लिश किया गया। 1803 में घूमने गए हैं, 1805 में लिखी है और 1807 में इन्होंने इसको पब्लिश करवा दिया। द पोइम इज़ characterized by romantic images, sweet music, melancholy atmosphere,
सिंप्लिसिटी, स्वीटनेस ऑफ वर्स। इस पोइम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कैरेक्टराइज्ड मिलेगी, कौन कौन सी पोइम कौन कौन सी बातें देखने को मिलेगी। तो रोमांटिक इमेजेस, हम जब इस कविता को पढ़ेंगे तो हमें इमेजेस रोमांटिक नज़र आएगी। एक म्यूजिक सुनाई देगा जो कि स्वीट होगा। मेलनकली एटमॉस्फियर, वातावरण थोड़ा सा मेलनकली होगा, दुखी थोड़ा सा वातावरण हमें बताया जाएगा। सिंप्लिसिटी हमें यहाँ पर बताई जाएगी, सिंप्लिसिटी का यूज इन्होंने किया है। और स्वीटनेस ऑफ वर्स, और बहुत ही प्यारे प्यारे वर्स, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का यूज इन्होंने किया है। द पोइम इज रिमार्केबल, कविता बहुत ही रिमार्केबल है, विश्वसनीय है। फॉर द फार रीचिंग क्वालिटी ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन दैट इट रिवील्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोइम है ये रिमार्केबल है। किसके लिए रिमार्केबल है, किसके लिए ये जानी जाती है? फार रीचिंग क्वालिटी ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन। ये जो पोइटिक इमेजिनेशन है, ये कविता की जो कल्पना है, कल्पना की जो योग्यता है, फार रीचिंग योग्यता है, जो दूर दूर तक की सोच की जो योग्यता है, वो इस कविता में इट रिवील्स, ये प्रदर्शित करती है, ये पोइम हमें बताती है। वर्ड्सवर्थ ट्यूर्ड, वर्ड्सवर्थ ने ट्यूर किया था इन द हाईलैंड, हाईलैंड का ट्यूर किया था ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है हाईलैंड करके, वहां पर ये घूमने गए थे। विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। डोरोथी, अपनी सिस्टर, उसकी सिस्टर का नाम डोरोथी है। डोरोथी के साथ में ये घूमने गए थे 1803 के अंदर। अगला पॉइंट है द ओकेजन ऑफ राइटिंग दिस पोइम। इस पोइम को लिखने का क्या अवसर आया, कि द अवसर ऑफ राइटिंग दिस पोइम, इस कविता को लिखने का अवसर। वर्ड्सवर्थ ने टूर किया था हाईलैंड का, जो कि स्कॉटलैंड में है। इन द कंपनी ऑफ हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर की कंपनी के साथ में। सिस्टर का नाम डोरोथी है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ नाम है। 1803 के अंदर उन्होंने टूर किया था। दिस पोइम इज फ्रूट, ये जो कविता है ये एक प्रकार का फल है ऑफ वर्ड्सवर्थ हाईलैंड टूर। वर्ड्सवर्थ ने जो हाईलैंड का टूर किया था, उस टूर का ये एक कविता फल है। ही सीज फ्रॉम ए डिस्टेंस ए हाईलैंड मेडिन रिपिंग इन अ फील्ड एंड सिंगिंग अ नेटिव सॉन्ग। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर है कि ही, जब ये घूमने गए तो ही सीज, ये देखते हैं, फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से, ए हाईलैंड मेडन, एक हाईलैंड की कुंवारी लड़की को ये देखते हैं जो रिपिंग कर रही थी, काट रही थी इन अ फील्ड, फील्ड के अंदर, खेत के अंदर फसल काट रही थी। एंड सिंगिंग ए नेटिव सॉन्ग, और अपनी ही भाषा में, नेटिव का मतलब उसी भाषा में, उसी डायलेक्ट में, डायलेक्ट मतलब भाषा, उसी भाषा के अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर ये गाना गा रही थी। सी इज़ एलोन, हमें बताया जाता है कि वो जो लड़की है, जो मेडेन है, वो एलोन है, वो अकेली है। कटिंग, काट रही है। बाइंडिंग, बांध रही है, मतलब फसल काट दी, पूले बांध दिए होंगे। द ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज के पूले उसने बांध दिए, उनको काट लिया। हर सॉन्ग, उसका जो गाना है, इज़ फुल ऑफ सैडनेस, बड़ा दुखी उसका गाना है। हालांकि उसको समझ में नहीं आता है कि गाने के क्या बोल है, लेकिन उसको उस गाने की थीम जरूर समझ में आती है कि ये गाना जो है फुल ऑफ सैडनेस है। स्वीट, बड़ा मधुर गाना है टू हियर, सुनने में। एंड इट्स वॉल्यूम, और उसकी जो आवाज़ है, फील्स, जो लड़की जब वो गा रही है तो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो ध्वनि है, फील्स द सराउंडिंग वैली, वैली का मतलब वहाँ पर जो घाटी है, उस घाटी के अंदर चारों तरफ गूंज रही है विद इट्स म्यूजिक, अपने म्यूजिक के साथ। द सॉन्ग ऑफ द रिपिंग गर्ल, जो रिपिंग गर्ल का जो सॉन्ग है, उस फसल काटती हुई लड़की का जो गाना है, इंस्पायर्स करता है, प्रेरित करता है द पोइट को टू कंपोज दिस लिरिक, इस लिरिक को लिखने के लिए, इस गीत को लिखने के लिए, इस कविता को लिखने के लिए वो लड़की का जो गाना है, वो गाना उसको क्या करता है? प्रेरित करता है। द थीम ऑफ द पोइम, इस कविता की क्या थीम है, उस पर फोकस करते हैं। कविता का नाम आपको पता है द सोलेटरी रीपर है, कि एकाकी, सोलेटरी मतलब एकाकी, रीपर मतलब काटने वाली। इज़ अ पोइम, ये एक पोइम है ऑफ इमेजिनेशन, सिर्फ कल्पना की ये कविता है। इट मतलब ये कविता रिवील्स मतलब शो करती है, ये कविता बताती है द हाई क्वालिटी ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन, हाई क्वालिटी ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन बताती है, हाई क्वालिटी की पोइट की इमेजिनेशन बताती है, पोइट की कल्पना, हाई क्वालिटी की कल्पना हमें इस कविता में देखने को मिलती है। द पोइट सीज, कवि देखता है एक हाईलैंड गर्ल को जो रिपिंग कर रही है, सिंगिंग कर रही है, ऑल एलोन अकेली है, इन हर फील्ड अपने
खेत में। हर सॉन्ग इज़ ए मेलनकली सॉन्ग, उसका जो गाना है वो थोड़ा सा दुखी गाना है। द गर्ल, जो लड़की है, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़की गाना गा रही है इन द गैलिक डायलेक्ट। गैलिक डायलेक्ट मतलब भाषा, और गैलिक मतलब उनकी खुद की कोई गैलिक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वो गाना गा रही है। और वो जो गाना है विच द पोइट डज नॉट अंडरस्टैंड, हालांकि जो गाना वो लड़की गा रही है, जिस भाषा में वो गा रही है, उस भाषा को विच द पोइट डज नॉट अंडरस्टैंड, हालांकि कवि उस गाने को समझ नहीं पाता। ही मैक्स गेसिस, वो सिर्फ अनुमान लगाता है, गेस करता है अबाउट इट्स थीम, इस गाने की थीम की सिर्फ इमेज करता है, कल्पना करता है। बट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसकी जो गाने की जो मीनिंग है, जो गाने का अर्थ है, वो हमारे कवि के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस उसका सुर, ले, ताल, ये सब उसको बहुत अच्छा लग रहा है। द म्यूजिक इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीट, म्यूजिक है ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीट है, बहुत ही प्यारा गाना है। दिस पोइट, द पोइट इज सो इम्प्रेस्ड, कवि बहुत इम्प्रेस्ड होता है विद इट्स म्यूजिक, इसके म्यूजिक के साथ में। कंपेयर द सॉन्ग ऑफ द गर्ल, कंपेयर किया जाता है गाने को ऑफ द गर्ल, लड़की के साथ में गाने को कंपेयर किया गया है। वर्ड्सवर्थ कंपेयर, हमें बताया जा रहा है वर्ड्सवर्थ कंपेयर करता है द सॉन्ग ऑफ द सोलिटरी रीपर, जो सोलिटरी रीपर का जो गाना है, जो उस लड़की का जो गाना है, टू द सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगल एंड ऑफ द कुकू, कुकू के साथ में, कुकू के गाने के साथ में। देखिए तो नाइटिंगल, जो नाइटिंगल होती है, एक बर्ड होती है, एक पक्षी होता है, कुकू भी एक पक्षी होता है। तो नाइटिंगल गाना गाती है, कुकू भी गाना गाती है, उनके गानों से कंपेयर किया गया है उस लड़की के गाने को। क्वेश्चन बन सकता है कि कंपेयर द सॉन्ग ऑफ द गर्ल, जो लड़की का जो गाना है उसको कंपेयर किया गया, किससे किया गया है? कुकू से और नाइटिंगल से। कैसे कैसे किया गया है उसकी बात करते हैं। हर सॉन्ग, उस लड़की का जो गाना इज मोर मेलोडियस, ज़्यादा मधुर है, लड़की का गाना ज़्यादा मधुर है देन, बजाय आइदर ऑफ दीज, इन दोनों के। किन दोनों के? नाइटिंगल के गाने के बजाय लड़की का गाना ज़्यादा मधुर है, और कुकू के गाने के बजाय लड़की का गाना ज़्यादा मधुर है। बोथ आर बर्ड्स ऑफ सॉन्ग, दोनों के दोनों पक्षी गाने के लिए फेमस होते हैं। कुकू भी गाने के लिए फेमस होती है और नाइटिंगल भी गाने के लिए फेमस होती है। द टायर्ड मतलब थके हुए ट्रेवलर्स, जो थके हुए ट्रेवलर्स है, जो यात्री है, इन द अरबियन डेजर्ट, अरब के डेजर्ट में, अरब के रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान के अंदर जो थके हुए यात्री है, हैव बीन सूथ्ड, उनको आराम मिलता है, उनको आराम दिया जाता है बाय द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगल। क्वेश्चन यही है कि नाइटिंगल कहाँ गाना गाती है? नाइटिंगल अरब के रेगिस्तान में गाना गाती। क्या करती है वो? जो ट्रेवलर्स वहां पर आते हैं, जो यात्री वहां पर आते हैं, उनको अपना गाना सुनाकर उन ट्रेवलर्स को सूथड करती है, उन ट्रेवलर्स को आनंद देती है। द सिंगिंग ऑफ द कुकू, और जो कुकू का गाना है, हैज़ रिलीव्ड, वो भी आराम देता है द मोनोटोनी ऑफ द साइलेंट हेब्रिड्स, जो हेब्रिड्स नामक जगह है, हेब्रिड्स जो नामक जगह है जो बिल्कुल साइलेंट रहती है, उस साइलेंट हेब्रिड्स के अंदर ये जो कुकू जब गाना गाती है तो वो साइलेंस क्या हो जाती है? रिलीव्ड हो जाती है, मतलब वो शांति टूट जाती है, ऐसा वो गाना गाती है। बट लेकिन द रीपर्स सॉन्ग, लेकिन जो उस लड़की का जो गाना है इज स्वीटर एंड मोर अपीलिंग, बहुत ज़्यादा तो मधुर है और बहुत ज़्यादा प्रेरित करने वाला उसका गाना है। द थीम ऑफ द रीपर्स सॉन्ग, अब हमारा जो कवि है उस गाने की थीम सोचता है, सिर्फ इमेजिनेशन करता है। क्या इमेजिनेशन करता है देखते हैं। वर्ड्सवर्थ डज नॉट नो, वर्ड्सवर्थ नहीं जानता है वेदर की क्या है, द सॉन्ग इज रिमेम्बरेंस ऑफ अनहैप्पी इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस लॉन्ग एगो। देखो और करके 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम इसको एक एक को समझते हैं कि वर्ड्सवर्थ डज नॉट नो, वर्ड्सवर्थ नहीं जानता है द सॉन्ग इज रिमेम्बरेंस, कि इस गाने की जो याद है ऑफ अनहैप्पी इंसिडेंट विच टुक प्लेस लॉन्ग एगो, कि अनहैप्पी इंसिडेंट्स की कुछ नाखुश घटनाएं हुई थी
टुक लॉन्ग प्लेस हुई थी लॉन्ग एगो, बहुत जमाने पहले, कि खूब समय पहले कुछ अनहैप्पी घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं के ऊपर, उन घटनाओं को रिमेम्बरेंस करके, उन घटनाओं की याद में ये गाना गाया जा रहा है। या तो ये है, या अबाउट द बैटल्स, या फिर कोई युद्ध हुआ होगा विच वर वेरी फ्रिक्वेंट इन द पास्ट, जो पास्ट के अंदर, जो भूतकाल के अंदर लगातार कोई युद्ध हुआ होगा, उस युद्ध के बारे में ये गाना गा रही है। या इट वॉज ए सॉन्ग अबाउट ए मैटर, या फिर ये कोई मैटर है विद वी आर फेमिलियर, जिससे हम शायद जानकार हो, ऐसा वो कोई गाना गा रही है। या और सम सोरो, या कोई दुख है विच इज नेचुरल टू मैन, जो मानव का नेचुरल दुख होता है, जो मानवता का जो प्राकृतिक दुख होता है, उस दुख के ऊपर ये कोई गाना गा रही है। तो इसने 3-4 इसने या करके बताया, पुरानी घटनाओं के बारे में बताया कि कोई पुरानी अनहैप्पी इंसिडेंट हुई होगी शायद उसके ऊपर गा रही है, या कोई युद्ध बैटल हुआ होगा उसके ऊपर गा रही है, या फिर कोई जानकार कोई गीत है उसको गा रही है, या फिर कोई मानव का कोई पर्सनल दुख है, सोरो है, उसके ऊपर ये गाना गा रही है। इट इज कंप्लीटली अननोन फॉर अस, ये हमारे लिए पूर्ण तरीके से अनजान है। वो जो गाना है वो पूर्ण तरीके से हमारे लिए अनजान है। बट इज मोर ब्यूटीफुल, लेकिन ज्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा गाना है, देन एनी अदर सॉन्ग, जो अन्य जो सॉन्ग है, अन्य जो गाने हैं, उन गानों से ये बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा गाना है। फीलिंग, यूनिवर्सलिटी की क्या फीलिंग आती है उसके अंदर, ब्रह्मांड की क्या बात बताता है, मतलब सर्व संपन्न या सर्वज्ञ की कौन सी बात हमें इसमें बताता है। तो देखते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस पोइम, इस पोइम को पढ़ने के बाद हमें बताया जाता है, आफ्टर रीडिंग दिस पोइम, इस पोइम को पढ़ने के बाद में वी हैव अ फीलिंग, हमें एक फीलिंग आती है, हमें एक भावना आती है ऑफ यूनिवर्सलिटी की, है ना, सार्वभौमिकता की हमें एक भावना फील होती है। द सिमिलीज एंड मेटाफर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज्ड हियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर यूज्ड used here, कि सिमिलीज मेटाफर्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कौन कौन सी सिमिली और मेटाफर, और इसको पैसिव वॉइस में बना दो तो यूज्ड हियर, यूज किए गए हैं। द नाइटिंगल इज प्रेजेंटेड एज द बर्ड ऑफ द एक्सट्रीम साउथ, देखो क्या बताया जा रहा है कि द नाइटिंगल, जो नाइटिंगल की बात की गई थी अरब के रेगिस्तान में, कि द नाइटिंगल इज प्रेजेंटेड, नाइटिंगल को यहां प्रेजेंट किया गया, नाइटिंगल को यहां प्रस्तुत किया गया एज द बर्ड, एक पक्षी के रूप में, ऑफ द एक्सट्रीम साउथ, जो साउथ के अंदर है, और द कुकू, और कुकू को यहां प्रेजेंट किया गया है बर्ड के रूप में, जो एक्सट्रीम नॉर्थ अरब, जो नॉर्थ अरब के अंदर, मतलब नॉर्थ अरब के अंदर है। स्टैंड फॉर द ईस्ट, जो ईस्ट के लिए स्टैंड करती है, और हेब्रिड्स फॉर द वेस्ट, और हेब्रिड्स वेस्ट के लिए स्टैंड करता है। कहने का मतलब है कि नाइटिंगल जो है वो साउथ के अंदर है, और कुकू है जो नॉर्थ के अंदर है। फिर हमें बताया जाता है कि अरबिया का जो रेगिस्तान है वो ईस्ट के अंदर, मतलब स्टैंड करता है, ईस्ट के अंदर है, और जो अपना क्या नाम है, ये हेब्रिड्स जो था वो वेस्ट के अंदर। ये हमें बातें बताई जाती है। स्टाइल ऑफ द पोएम, पोएम की स्टाइल देख लेते हैं। द सोलिटरी रिपर शोज, ये जो सोलिटरी रिपर पोइम है हमें शो करती है, हमें बताती है सिंप्लिसिटी, साधारणतया हमें ये बताती है इन द पोइम। पोइम के अंदर बड़ा सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया। इट हैज ए सिंपल थीम, इस पोइम की जो थीम है बड़ी सिंपल थीम है। ही यूजेज सिंपल लैंग्वेज टू राइट, इसको लिखने के लिए उसने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है। ही यूजेज स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, ही यूजेज, गौर करना, ही यूजेज ए स्टेंजा, उसने एक स्टेंजा बनाया है 8 लाइन का, जिसको डिवाइड किया है एक क्वेट्रेन, एक क्वेट्रेन के अंदर 2 पंक्तियों के अंदर, एंड 2 ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, और 2 ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में। ये ही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ही यूजेज ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन, उसने 8 लाइन का एक स्टेंजा बनाया जिसको डिवाइड किया है इनटू एक क्वार्ट्रेन के अंदर, एंड 2 ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, और दो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, मतलब कपलेट तो एक ही है लेकिन ऑक्टोसिलेबिक 2 है। ये लिखने की कला होती है। द 4th लाइन ऑफ ईच ऑफ 4 स्टेंजा, मतलब द 4th लाइन ऑफ ईच ऑफ 4 स्टेंजा, जो चौथा स्टेंजा है उसकी जो चौथी लाइन है इज ए ट्राईमीटर, उसमें 3 मीटर की बात की गई है। ए लाइन ऑफ 3 फीट, और एक लाइन है जो 3 फीट की है। द इमेजेस ऑफ द स्टेंजाज, जो इमेजेस है स्टेंजाज की वो जक्सटोपोजिस्ड है, जक्सटोपोजिस्ड का मतलब मिली जुली है। ये इस तरीके से हमने पूरी पोइम की है द सोलिटरी रिपर।
अगर ये पोइम आपको अच्छी लगी है, अगर ये पोइम आपको समझ में आई, इसका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।